काम है, ठीक है, वो आप हम्म। कर सकती हैं। जी मैम। चलिए हम कक्षा का प्रारंभ करते हैं। जी। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। ओम मां सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम ग्रह देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम कुल देव्यै नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देव्यै नमः। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफल चारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। ऋषि पाराशर जी का ध्यान कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि हमको यह जो पराविद्या है ये हमको सहज ही प्राप्त हो सके। चलते हैं आगे। मैंने स्क्रीन शेयर ऑलरेडी किया हुआ है। अब हम आ जाते हैं अपने वहीं टेलीग्राम चैनल पर और एक एक क्वेश्चन को समझ लेते हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बताते जाइएगा। कोई बताना चाहेगा काल पुरुष की कुंडली समझ आ गया, आगे बढ़े जी या मैम। बतानी है? पता है, मतलब मेष राशि से जो तब शुरू होती है ना काल पुरुष हाँ कुंडली। जी, हाँ जी, हाँ जी। उसमें हाँ। भाव का निर्धारण किया गया है। प्रत्येक भाव कुछ ना कुछ कहता है और हर भाव में एक बहुत बहुत मतलब बहुत ज्यादा जानकारी है। हर भाव अपने आप में एक रहस्य है और ये रूपी पुरुष के अंग कहे गए हैं, 12 भाव। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। 12 भाव के नाम याद हो यस गए हाँ, होंगे। पहला भाव। मैम। हमें टिप्स पे पता होना चाहिए। तन धन सहज सुख सुत रिपुजाया रंध्र भाव। ठीक है, ये वाला भाव जो है ना, जिसे हम कहते हैं कि शनि और केतु हमें बहुत सिखाते हैं। जैसे साढ़े साती आएगी, ठीक है, तो रंध्र भाव कहा गया है, यानी जो रंध्र से मतलब है कि ये हमें तपाता है, हमें जलाता है। और तब हम, जैसे कुंदन बनता है ना, सोना, सोना तप के बनता है व्यक्ति, तो ये भाव भी हमें तपाता है। तो हमको क्या करना चाहिए, जब हमारी 6 8 12 की दशा चले तो धर्म बल को बढ़ाएं। और 6 8 12 जो भाव है वो जैसे छठा भाव रोग ऋण शत्रुओं का है। अष्टम भाव भी हमारे जो है रहस्यों का है। आकस्मिक घटनाओं का है। ठीक है, इसी प्रकार 12वां भाव भी है। तो उनके नाम दिए गए हैं, जैसे इसको रंध्र भाव कहते हैं या मृत्यु का कारण हम कह सकते हैं, अष्टम भाव कह सकते हैं। बहुत सारे नाम है एक ही भाव के, फिलहाल यहाँ देख लेते हैं। और धर्म कर्म आय व्यय, बहुत सिंपल नाम है, ये याद कर लीजिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राशि और स्वामी याद हो गए सबको? जी मैम। 12 राशि। क्योंकि अगर हम इससे आगे बढ़ाते हैं ना, अगर आपको ये चीजें क्लियर नहीं है तो आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि अगर यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप पूछ लो। उसके बाद नवग्रह पता है, नवग्रह कौन से हैं? और ग्रह जो है सूर्य से शुरू होगा और वार भी रविवार से शुरू होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और राहु केतु छाया ग्रह हैं। आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर। जी मैम। ठीक है, यहाँ पर एक चीज नोट कीजिएगा। सूर्योदय के समय जो वार होता है, तो वार का जो स्वामी होता है, जैसे रविवार अ, का दिन है और सूर्योदय हुआ, ठीक है, तो रविवार का दिन है, तो पहली जो होरा होगी जिस वार से जो दिन शुरू होता है, उस ग्रह स्वामी, उस वार के जो स्वामी है, मानो मंगलवार से शुरू हुआ, उस दिन मंगलवार है, तो पहली जो होरा होगी वो मंगल की होरा होगी। यानी होरा कहते हैं 24 घंटों को बराबर भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, और दिन की 12 हो रहा है, रात्रि की 12 हो रहा होती है। हो रहा एक पीरियड होता है जिसमें उस ग्रह की ऊर्जा विद्यमान रहती है और उससे संबंधित कर्म को हम करते हैं। जैसे मैंने कहा, हमको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है या हमको सत्यनारायण की कथा कहनी है, तो वो तो है ही, हम पूर्णिमा के दिन करते हैं या किसी शुभ दिन तो करते ही हैं। लेकिन गुरुवार की होरा में
यानी गुरुवार के दिन सुबह सुबह गुरुवार की होरा में बैठकर हम करेंगे। जैसे कल संक्रांति काल था, तो गुरुवार की होरा में सुबह सुबह सबने गंगा स्नान करा। गुरुवार का दिन ही अपने आप में एक आध्यात्मिक दिन है, क्योंकि गुरु धर्म का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है, और देवत्व कार्य सारे उसमें किए गए। यानी गुरुवार की होरा में कल सबने मकर संक्रांति का जो है स्नान किया। ठीक है। तो इस प्रकार से जिस सूर्योदय के समय जो वार होता है, उस वार स्वामी का आधिपत्य उस वार पर होता है, और उस प्रथम होरा उसी वार की होती है। तो यहाँ पर जो बात निश्चित है वो आपको क्लियर हो गई होगी। जैसे हमारे जी मैम। ये ग्रह है, ठीक है, सूर्य से शुरू होते हैं, मतलब सूर्य से जैसे नवग्रह शुरू होते हैं, और उसी प्रकार मतलब 6 ग्रह हैं, और राहु केतु जिसमें छाया ग्रह है, और रविवार से दिन शुरू होता है। तो उस दिन सूर्य का आधिपत्य होता है, सोमवार के दिन चंद्रमा का, मंगलवार के दिन मंगल का, बुधवार के दिन बुध का, गुरुवार के दिन देव गुरु बृहस्पति का, शुक्रवार के दिन शुक्रदेव का, और इसी प्रकार शनिवार के दिन शनिदेव का आधिपत्य होता है। अच्छा, ये जो राहु केतु है इसके लिए भी जैसे बता देते हैं कि भाई शुक्रवार की सुबह और गुरुवार की शाम राहु के लिए है, रविवार का दिन भी गिना जाता है, बुधवार का दिन भी गिना जाता है। अब ये आप जो लाल किताब लाई है ना, इसमें इस तरह की चीजें दे रखी होंगी, ये तो सामान्य बातें हैं। लेकिन मैं ये बता रही हूँ मैम, जब भी आप पढ़ें ना, प्रामाणिक और अच्छे ग्रंथों से पढ़ें। क्यों? प्रामाणिक ग्रंथ कौन से हैं? जो हमारे ऋषि मुनियों ने लिखे हैं, और उनके जो बाद के जो वो आए हैं, टीकाकार आए हैं। अगर हम किसी भी गलत साहित्य से पढ़ेंगे, या बाद में जो लोगों ने अपनी बातें उसमें छाप दी हैं, तो वो फिर वो मिश्रित हो जाएगा। क्योंकि ये जो मानो लाल किताब है या काली किताब है, और मैंने सुना है कोई पीली किताब भी होती है, तो ये सब तंत्र मंत्र की किताबें हैं। इनमें वो साहित्य नहीं मिलेगा जो, क्योंकि हमें पहले क्या करना है, ऋषि वाक्य को ग्रहण करना है, गुरु वाक्य को ग्रहण करना है। तीसरा अपना अनुभव चलेगा, और आपकी जो अपनी साधना है। क्योंकि जो व्यक्ति ज्योतिषी बनता है, या हम कह सकते हैं योगी बनता है, उसे भगवान चुनते हैं। आप अपने आप नहीं बन सकते, आप अपने आप इस विद्या में नहीं आए हैं, आपको जरूर भगवान ने भेजा है। और इसमें आगे भी वही व्यक्ति जाएगा जिसे ईश्वर चुनेगा। मैं किसी को कितना भी पढ़ा दूं, कोई कहीं से भी पढ़ ले, कोई कितनी भी डिग्रियां ले ले, लेकिन बनेगा एक सही ज्योतिषी वही व्यक्ति। और बहुत लोग ऐसे होते हैं, बहुत जल्दी राइज कर जाते हैं, लेकिन फिर नीचे आ जाते हैं। आपको राइज करना है तो बहुत प्रामाणिक पुस्तकों से पढ़ना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मैम, अर्थ। ये एक हाँ जी। एक हो रहा अपन 60 मिनट का समझ सकते हैं क्या? एक हो रहा। करीब 1 घंटे का होता है ना, एक हो रहा। एक ही अप्रोक्स। घंटे का समझ लो। ठीक है ना, क्योंकि 24 घंटे होते हैं ना। तो 12 रात्रि के होते हैं और 12 दिन के होते हैं। 24 घंटों को मैं देख के बताऊंगी, है ना, मैंने कहीं लिखा हुआ है। मैंने कल ही कहीं लिखा था, मैं देख के बता दूंगी। लेकिन 24 घंटों को जो है 12 दिन के और 12 रात्रि के भागों में विभाजित कर दिया गया है। तो रात्रि के अलग होते हैं, दिन के अलग होते हैं। एक बाकी मैं आपको मिनट। है ना उसके बारे में, होरा के बारे में लिख के दे दूंगी। तो होरा एक टाइम पीरियड है जिसमें आप उस ग्रह की संबंधित एनर्जी को कनेक्ट करके उसका लाभ ले सकते हैं। जैसे मानो कोई चिकित्सा करने जा रहा है, मतलब शल्य चिकित्सा कर रहा है, तो मंगल की होरा में करे। कोई धर्म कर्म का काम कर रहा है तो गुरु की होरा में करे। पंचांग में डेली दिया रहता है किस समय किस ग्रह की होरा चल रही है, और वैसे भी जिस वार से शुरू होता है पहली होरा उसी वार की होती है, जो अत्यंत शुभ मानी जाती। कहते हैं ना, अरे भाई शनिवार का दिन है, तेल मत लेकर आओ, शनिवार का दिन है, लोहा मत लेकर आओ, अर्थात उसका दान करो। जैसे हम किसी को रत्न पहनने के लिए बताते हैं, तो हम कहते हैं कि भाई नीलम पहनना है ना, तो शनिवार की सुबह उठ जाना, पहले ये छायादान इत्यादि करना, उसके बाद उसका जलाभिषेक करना और उसका पूजन करना, और उसके बाद उसको धारण करना। और अगर प्रयोग करना है तो जो है शनिवार की या शुक्रवार की रात्रि को सर के नीचे लगा के सो जाओ। फिर आप सुबह देख लीजिए रिजल्ट कैसा है, अगर अच्छा है तो आपके लिए वो मंगलकारी है। इस प्रकार से हम बताते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैम, जैसे आज का शुक्रवार है, तो शुक्रवार का ये जो पहला हो रहा है वो शुक्र का रहेगा। और ये जी। सूर्योदय के
बाद से अपन गिनना शुरू करेंगे, या उसके पहले से, या उसके बाद से, ऐसा कुछ है? नहीं नहीं, जैसे ही सूर्य का स्पर्श होगा तभी। तो सूर्य से सूर्य का स्पर्श स्पर्श से ही मतलब क्या हमारे है? यहाँ सूर्योदय, सूर्य का उदय से ही सूर्योदय माना जाएगा ना। तो जो प्रथम हम्म। हो रहा होगी वो जिस जिसका वार होगा उस वार के स्वामी की होगी। सूर्योदय के जी बाद से अपन वो पहली होरा गिनना शुरू करेंगे। तो जी आज जी जैसे जी शुक्रवार है, तो पहली होरा शुक्र की थी। जी बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली होरा की चर्चा यहाँ इसलिए हो गई क्योंकि वारों की चर्चा हुई है। देखिए बहुत सारी चीजें जो हमें सीखनी होती हैं। अब क्योंकि हम आजकल क्या होता है, मानो किसी की कुंडली आई, ठीक है, उसमें हमने देखा अच्छा जातक का जन्म गंडमूल नक्षत्र में हुआ है, तो हम कहेंगे भाई तुम्हारे जन्म के समय तुम इसीलिए परेशान हो, तुम्हारे मूल शांति उपाय नहीं हुए। अब हमने उसे एक और कर्मकांडी व्यक्ति तो यही करेगा कि उसे कह देगा भाई तुम्हारा गंडमूल नक्षत्र का जन्म है, तुम तो शांति उपाय करवाओ। लेकिन आपको पता है गंडमूल नक्षत्र में जन्मे जातक, ये जो 6 नक्षत्र होते हैं ना, अश्वनी, अश्लेषा, ज्येष्ठा, मूला, रेवती और मघा, ये 6 नक्षत्र ऐसे होते हैं इसमें जो जातक जन्म लेता है 8 वर्ष तक वो भारी रहता है, माता पिता पर उसके खुद के जीवन के पर संघर्ष रहता है, भाई बहनों बंधुओं को हानि हो सकती है या मानसिक और शारीरिक कष्ट हो सकता है। तो उसकी 8 वर्ष तक ही वो की जाती है शांत, मतलब 8 वर्ष तक तो वो परेशान रहेगा और 27वें दिन उसकी शांति होती है। अब उसने अपने जीवन का आधे से ज्यादा भाग जी लिया और हम उस व्यक्ति को ये बताएं अरे भाई तुम्हारा जन्म तो गंडमूल नक्षत्र का है, तुम तो वही शांति करवाओ, तो ये बात कर्मकांडी व्यक्ति करेगा। और इसीलिए जो है ये जो है नीचे आ गए हैं, जो मतलब कहने का ये कर्मकांड भी एक लिमिट तक बताना चाहिए। इसलिए मेरा जो फोकस रहता है वो शास्त्रीय शास्त्र पढ़िए, ऋषि मुनियों की परंपरा को जानिए, ठीक है। कर्मकांडी हालांकि कर्मकांड बताइए, लेकिन उसका प्रभाव तो हो चुका बचपन में, अब वो उसकी आधी से ज्यादा लाइफ बीत गई और हम उसको बता रहे हैं कि तुम इतना इतना हजार की फलाना फलाना पूजा करा लो। तो ठीक है, पूजा कर रहे हैं तब कर रहे हैं दान कर रहे हैं तो कुछ सकारात्मक प्रभाव तो होगा, लेकिन जो उसको एक्चुअल प्रभाव होना था वो तो हो चुका। तो ये बात कर्मकांडी व्यक्ति करेगा। हमको क्या करना है, हमें बिल्कुल वही सैद्धांतिक बात करनी है जो शास्त्र कहता है और उस हिसाब से ही चलना है। चलिए हम आगे चलते हैं। उच्च नीच राशि, क्या आपको उच्च नीच राशि याद हो गई? देखिए यहाँ पर, वैसे मैंने आपको एक चित्र भेजा है उसमें लिखा है, यहाँ भी दे रखा है, मैंने ये क्लिक कर दे दिया है। और उच्च नीच राशि ये रहा, याद कर लिया इसको? ये थोड़ा धीरे धीरे याद हो रहा है ना, किस किस को याद नहीं हुआ? जी कुछ कुछ याद है। कुछ कुछ याद है, चलो अच्छी बात है। भैया याद करते रहो, क्योंकि जो है ना, हम कहते तो हैं कि हमको फल कथन सीखना है, लेकिन क्या है कि जब तक हमें ये चीजें टिप्स पर याद नहीं होगी ना, तो हमको फल कथन से आएगा ही नहीं। फल कथन एक अलग प्रक्रिया है, वो बाद की प्रक्रिया है, पहले तो हमें मूल चीजों को समझना है। तो इनकी अवस्था और नीच अवस्था और कितने अंश पर ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। किसको याद है जरा मैं पूछूं, किसको याद है? आप में से कोई कह रहा था ना मुझे याद है। कुछ कुछ याद बताया था मैंने। कुछ कुछ याद है यानी अटक जाते हो अभी, चलो कोई हाँ बात नहीं। बीच में से पूछ के देख लीजिए आप। पूछ के देख लूं? चलो तो हाँ फिर बीच मैं में। स्क्रीन शेयर हटाती हूँ, है ना, फिर नहीं तो आप इधर इधर से देख लेंगे। चलिए अब बताइए, सूर्य की उच्च राशि नीच राशि। सूर्य की उच्च राशि मेष है और हम्म तुला में नीच का है। हम्म। चंद्रमा की? चंद्रमा अपना 8 नंबर में नीच का होता है वृश्चिक राशि में। दो उससे नंबर ठीक में ठाक। वृक्ष हाँ वृषभ वेरी में गुड नीच वेरी का गुड। होता है। हाँ जी। चलिए मंगल पर आ जाइए, सही तो बता रहे हो।
मंगल कर्क, कर्क में नीच नहीं। का ना। हम्म। हाँ, कर्क, कर्क में नीच का, ठीक है। और अपने मकर, मकर में उच्च का। हम्म। लेकिन आप क्या करो ना, कुंडली बना बना करके लिख लिख के भी देखो, तो उससे आपको ये रट जाएगा, ठीक है ना। हाँ जी जी, मैम। आगे चलो। बुध। कन्या में उच्च का और मीन में नीच का ना। हम्म, ठीक है। बृहस्पति। 4 नंबर में, 4 नंबर कर्क में उच्च का और हाँ, शनि की राशि में नीच का। अब शनि की राशि वो कौन थी 10 नंबर की? मकर, मकर राशि। मकर मकर मकर, वेरी गुड। हाँ। एंड शुक्र। शुक्र। शुक्र मीन में, मीन राशि में उच्च का और अपना 6 नंबर की राशि कौन सी है? कन्या। कन्या में नीच का। हाँ। कन्या। हाँ, लेकिन हमें जो है ना 6 और मैम, 12 नंबर। हाँ, नाम से भी याद होना चाहिए और संख्या से भी राशि याद होनी चाहिए, दोनों हाँ, तरीके मैंने से। वो 6 और 12 से याद किया था मैंने। हाँ हाँ। चलिए, शनि। शनि वो सूर्य का उल्टा हो जाएगा ना। जी अपने जी। शुक्र में मतलब उच्च का हो जाएगा, क्योंकि वो राक्षसों के गुरु है ना। और नहीं नहीं, आप इसको शुक्र से नहीं करेंगी, क्योंकि शुक्र के साथ तो शनि की मित्रता है। आप सीधा ये कहेंगी, क्योंकि पिता पुत्र में मतभेद रहता है ना। तो जहाँ हाँ। सूर्य उच्च के वहां शनि नीच के, जहाँ शनि नीच के वहां सूर्य उच्च के, तो हम उसका हाँ उल्टा तो लेकर तुला के। में, हाँ तुला में हम्म, उच्च का ना और मेष राशि में मेष में नीच नीच का। का, ठीक है। और हाँ। राहु केतु। राहु केतु क्या आपने दो दो बताए थे ना मैम। हाँ, सीधा आप आ मतलब जाओ। वृषभ और मैम मिथुन में। 6 नंबर, और जो बोले कि आपने कि बुध की राशि में उच्च का ना राहु, नहीं नहीं बुध की नहीं, राशि में। मिथुन में। तो बुध हाँ, की तो बुध दो की राशि राशि हो गई ना तीन मैम। नंबर। नहीं नहीं नहीं, बुध की राशि से मतलब नहीं है यहाँ पर, केवल वो पर्टिकुलर राशि से मतलब है। यानी मिथुन में और वृषभ में उच्च का फल देगा, ठीक है। वृषभ में मानो, इसके मान को चलो, क्योंकि वक्री है, तो अगर उसमें मिथुन में बैठा है, तो वृषभ में भी जाएगा ही, ठीक है ना। तो वृषभ हाँ। और मिथुन दोनों में उच्च का, यानी जो ये है ना, दक्षिण भारतीय लोग वृषभ में मतलब वृषभ राशि में मान, जो मान रहे हैं। अब ये सबके हम्म। अपने अपने सिद्धांत है कि कौन किसको फॉलो करता है। मैं जिसको फॉलो करती हूँ वो मैंने कहा कि मैं मिथुन में मानती हूँ उच्च का, ठीक है। और वैसे लेकिन हम्म। आपको पुस्तकों में ये दोनों मिलेंगे, कहीं कुछ विद्वानों का कुछ है और कहीं कुछ विद्वानों का कुछ है, ठीक है। अब केतु को नहीं, हमने जैसे देखा। मतलब कि जो वृषभ राशि के मतलब शुक्र देवता है, तो फिर वृषभ राशि की दो है ना राशियां अपनी। तुला और वृषभ है, हाँ। हाँ तुला, हाँ। तो मैं मेरे को लगा कि मतलब तुला शुक्र की राशि में, बुध की राशि में राहु नहीं उच्च का नहीं रहेगा। नहीं, ये नहीं। हमें ऐसे तो याद ही नहीं करना कि उसकी राशि में और उसकी राशि में। बस हमें केवल उतना ही याद करना है जितना बताया गया है, कि जी मिथुन में मैम। उच्च का है क्योंकि वह बकरी है, तो इसलिए वृषभ में भी उच्च का हो गया। एक घर उसमें राशि में पीछे चला गया तो, ठीक है। इसी प्रकार जो केतु है वो धनु राशि में उच्च का हो गया, और वृश्चिक में भी उच्च का होगा, और नीच का किस में होगा? मिथुन में और वृषभ में, ठीक है। अच्छा, इनका हाँ। अंश बल याद किया? नहीं अब मैम। जितने अंश पर उच्च का होगा उतने अंश पर नीच का होगा, तो इनका अंश बल याद करो। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ जरा, क्योंकि अंश बल के बिना भी हमारा कार्य अधूरा है। क्योंकि वहां हम जब फलित करेंगे और हमको अंश बल पता नहीं है, तो हम क्या है, हमारा फलित गलत चला जाएगा। चलिए, मैं माइक बंद कर रही हूँ, एक जना इनका अंश बल। कर दिया वो। जी, चलिए, पढ़ लिया।
ना। हाँ चलो सुनाओ। नहीं याद हुआ? चलो याद कर लेना। ठीक है, लेकिन आप ऐसे याद कर लो, सूर्य 10 अंश, चंद्रमा 3 अंश, मंगल 28 अंश, बुध 15 अंश, बृहस्पति 5 अंश, शुक्र 27 अंश। अब आप ये इस तरह से भी याद कर सकते हो कि सबसे कम अंश दिए गए देवगुरु बृहस्पति को 5 अंश, और सबसे अधिक अंश दिए गए दैत्य मैम गुरु चंद्रमा शुक्राचार्य को को दिए गए हैं ना सबसे 27 कम। अंश। जी। मैम सबसे कम चंद्रमा को दिया गया है ना 3 अंश पर। हाँ सॉरी, सबसे कम 3 अंश पर चंद्रमा को दिया गया। उसके बाद गुरु को भी, गुरु जैसे कि इतना अच्छा प्लेनेट है, उसको भी कम ही अंश दिए गए हैं। वो इसीलिए दिए गए हैं, और 3 अंश चंद्रमा को भी इसलिए कम दिए गए हैं क्योंकि संसार मनोमय है, भटकाता है व्यक्ति को। तो इसलिए चंद्रमा को तो कम अंश इसलिए दिए गए। गुरु को इसलिए दिए गए क्योंकि ज्ञान का इतना उच्च शिखर छू लेगा व्यक्ति कि वो संसार में रहना ही नहीं चाहेगा, कहेगा कि नश्वर संसार में मुझे नहीं रहना। मतलब इस तरह से आप एक टिप्स अपने दिमाग में रख सकते हैं समझने के लिए। ठीक है, और जो उसके बाद हम लग्न का अंश होता है वो, फिर वो लग्न का अंश कैसे देखते हैं? जो कोई लग्न का अंश भी देखते हैं ना मैम। लग्न का अंश मतलब? जैसे बोलते हैं इसका लग्न में जो अंग लग्न का भी अंश रहता है ना, जैसे जैसे किसी का मकर लग्न नहीं, है वो या तो फिर हम जिस भी भाव को देखेंगे वहां जो ग्रह पड़ा होगा उसका अंश बल हम देखेंगे ही देखेंगे। अगर लग्न में कोई ग्रह भी नहीं बैठा तो भी उसमें अंश तो लिखा रहता है ना मैम। तो प्रत्येक अंश की 30 अंश की एक राशि होती है। अब जिस जो भी राशि वहां पड़ी होगी वो 30 अंश की तो है ही है, वो सभी भावों की है 30 अंश की। हाँ। नहीं, कोई ठीक है। ग्रह बैठा ही नहीं, सिर्फ नंबर ही लिखा है बस जैसे। हाँ हाँ, तो वो तो प्रत्येक भाव में जो कोई ना कोई राशि पड़ी ही रहती है, मतलब कोई ना कोई संख्या लिखी ही रहती है। तो प्रत्येक राशि हाँ 30 अंश की है। ठीक है, लेकिन उससे हमारा यहाँ हाँ पर कोई लेना देना नहीं है। हमको तो फल कथन में जाना है, तो फल कथन के लिए हम ग्रह का अंश बल ज्ञात करेंगे कि वो उच्च का, कि वो नीच का, कि वो कहाँ जाके हाँ। बैठा, उसका किन किन ग्रहों से युति संबंध, किन किन ग्रहों से दृष्टि संबंध, कौन सी दशाएं चल रही हैं, नवमांश में क्या स्थिति है, बहुत सारी चीजें हैं। जी मैम। अच्छा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मतलब मैंने एक टिप्स बताया याद करने का कि संसार मनोमय है, तो चंद्रमा को 3 अंश ही दिया गया। ज्ञान बहुत ज्यादा हो जाएगा, वैराग्य घटित हो जाएगा, तो इसलिए देवगुरु बृहस्पति को 5 अंश ही दिया गया, नहीं तो व्यक्ति संसार में ही नहीं रहना चाहेगा। शुक्र को 27 अंश इसलिए दे दिए गए कि व्यक्ति ताकि संसार में माया में फंसा रहे और संसार चलता रहे। ठीक है, तो इस मैम प्रकार जो की आपने विचार। आपने बताया था कि 0 से मतलब 5 अंश तक वो बाल्यावस्था है, तो 25% काम करेगा जैसा। फिर हाँ, वो भी ग्रह की ही अवस्था, वो ग्रह की डिग्री है, जो ग्रह वहां बैठा है। यहाँ उच्च और नीच अवस्था का मान बताया जा रहा है कि अगर हम किसी ग्रह को देख रहे हैं उच्च का है या नीच का है, तो उसका अंश बल देखना होगा कि अगर कोई अगर बृहस्पति 5 डिग्री 5 अंश का है, तो क्योंकि अधिकतम 5 अंश है, तो वो उच्च का ही कहलाएगा, 5 से 4 के बीच का उच्च का ही फल देगा। उससे न्यून चला गया, 0 डिग्री का चला गया, तो देवगुरु बृहस्पति उच्च का फल नहीं दे पाएगा, वो निम्न है, उसमें बलहीन है। और जो बालावस्था इत्यादि अवस्था है वो भी आपको पढ़ाएंगे। अभी जितना आपको समझाया जा रहा है ना, आप वहीं तक रहो, उसको मिक्सअप मत करो, नहीं तो आप जी कंफ्यूज मैम। हो जाओगे। एक एक जी टॉपिक मैम। को मैं खुद क्लियर कर रही हूँ। ठीक है, वो भी आप जी फलित पर ही चले गए सीधा, वो कुंडली से मत एनालाइज कीजिए, पहले आप टिप्स पर इन चीजों को, जो मूलभूत सिद्धांत हैं, चीजें हैं, उनको याद करिए। जी मैम। अब तो उनको कहा गया शनि 20 अंश पर। ठीक है, राहु केतु के इसमें पंद्रह जो, पंद्रह अंश हो गए। हाँ जी मैम, बोलिए। जी। इसमें जो उच्च नीच ग्रह का जो जो दिया हुआ है उच्चांश, और वहां पे जो बालावस्था वगैरह दी है, ये दोनों अलग अलग है क्या फिर? अरे महोदय, जब हम किसी ग्रह को उच्च और नीच कहते हैं ना, जब कोई उच्च और हाँ। नीच पड़ा है तो उसका ये अंश बल दिया गया है। और जो बालादि अवस्थाएं हैं, जो 6 अवस्थाएं बताई गई हैं, वो तो सभी ग्रहों की होगी। सबकी कुंडली में कोई उच्च के ग्रह तो नहीं होते। आप राम श्री राम की कुंडली उठा के देखो, केंद्र और त्रिकोण में सारे उच्च के ग्रह बैठे हैं, तभी तो राम पुरुषोत्तम कहे गए।
लेकिन आपकी या हमारी या किसी सामान्य व्यक्ति की कुंडली में जरूरी है एक भी ग्रह उच्च का मिल जाए? उच्च का ग्रह तो बहुत अच्छा फल देगा। ठीक है। अब बाकी जो ग्रह होंगे, अगर किसी के उच्च के ग्रह नहीं बैठे हैं, तो किसी का नीच का होगा, किसी का वृद्धावस्था का होगा, किसी का कुमार अवस्था का होगा, वहां वो अंश बल दिया होगा। ये तो उच्च अंश और उच्च मानो कहीं उच्च और नीच अंश को ज्ञात करने का ही यहाँ पर बताया गया है। बाल आदि अवस्था का यहाँ पर नहीं बताया गया। लेकिन अगर किसी का उच्च और नीच का ग्रह नहीं बैठा तो वो बाल अवस्था का होगा, वृद्धावस्था का होगा, आदि आदि अवस्थाओं का होगा। इज इट क्लियर? क्या आप समझ पाए? नहीं मैम। जी। मैम जो जैसे प्रैक्टिकल होगा जो समझेंगे। मेरे समझ में प्रैक्टिकल आया होगा मैम तो मेरा मेरे। समझेंगे। नहीं मैम, चलिए ये ठीक मैम समझ है। में मुझे भी आया समझ में आ ये गया। समझ। कितने लोगों को समझ नहीं आया? मैम मुझे मुझे नहीं समझ समझ मेरा में आया। प्रश्न आया। अच्छा, मुझे नहीं आपको नहीं समझ समझ आया आया। नहीं मैम आया? अभी समझ में नहीं। चलो एक मिनट रुक जाओ। एक बार दोबारा। मैम मैं प्रयत्न करूँ समझाने का। हाँ जी, बिल्कुल स्वागत है, करिए। जी, जैसे कि आपने बताया है कि हम उच्च और नीच जो ग्रह है जो पर्टिकुलर राशि में ही देखते हैं। जैसे कि हम सूर्य को उच्च इसमें देखेंगे ना, कि तुला में हम उच्च देखेंगे और मेष में हम उसको नीच देखेंगे। अगर वो अन्य कहीं बैठा है तो उसका हम बालावस्था, वृद्धावस्था और वो तरुण अवस्था उसकी तब देखेंगे, ऐसा है ना? हाँ, ऐसा भी है। आपने सही समझाया, और जो मैंने बताया था वैसा भी है। पर अब आपको इनके समझाने से समझ आ गया जी? इनकी बात कितने लोगों को समझ आई? मुझे तो समझ में आ गई। हाँ, एक्चुअली मतलब कि पर्टिकुलर ग्रह जो है वो पर्टिकुलर राशि में ही उच्च या नीच रहता उच्च है। और नीच अन्य का राशि में होता है, उसका कोई। जी, पर्टिकुलर राशि में उच्च और नीच का होता है। प्लस उसके अंश बल को भी हम देखेंगे। ठीक है। और जी जी, वही बाकी बताने जो का। ग्रह बैठे हैं वो अपनी अपना अवस्थाओं को लिए हुए हैं। अब आगे जी समझ में? मेरा मेरा प्रश्न चलो। ये है कि हाँ जी। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे चंद्र है, दूसरी राशि में वह उच्च का कहलाता है, और अगर तीन हम्म। डिग्री का है वहां पे, हम्म। तो वह बाल हम्म। अवस्था में भी है। तो बाल अवस्था में है तो वो उस हिसाब से फल देगा, फिर उच्च का होने से क्या मतलब रहा? ये मेरा हे प्रश्न। प्रभु, अभी इन्होंने ये तो बताया यहाँ पर, इन्होंने मैम ने समझाया, ये समझाया कि पर्टिकुलर राशि में ही उच्च और नीच का होता है। एक चीज तो ये, हम्म। अंश बल को आप हम्म। एक नंबर आगे और पीछे ले सकते हैं। ठीक है। हम्म। अब अगर वो उच्च और नीच का नहीं बैठा तो वो या तो बालावस्था का होगा, या कुमारावस्था का होगा, या अमृत अवस्था का होगा। मैं एक कुंडली शेयर कर रही हूँ, समझिएगा। आपको स्क्रीन शेयर दिख रहा है? देखिए, ये एक कुंडली है। ठीक है। इसमें हम ना देख रहे हैं वृषभ राशि में राहु उच्च का बैठा है, लेकिन 19 डिग्री का है। ठीक है। लेकिन 15 से 19 डिग्री आसपास ही है। मतलब लगभग उच्च का सा फल देगा। बहुत ज्यादा न कम न ज्यादा, थोड़ा बहुत अंतर रहेगा। ठीक है। अब उच्च का हमने ये देख लिया, लेकिन बाकी ग्रह तो उच्च के नहीं है। केतु को हम उच्च का ले सकते हैं। प्लूटो वर्गोत्तम है, यानी नवमांश में भी इसी राशि में बैठा है। पर भौतिक उसमें इसकी गणना नहीं होती। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? का आप यहाँ तो पूरी मिला। हाँ जी, बोलो। राहु तो 3 नंबर में बैठा है ना। हाँ जी, तो राहु उच्च का है ना, और जी 15 अंश मैम। पर उच्च का है। लेकिन यहाँ पर 19 अंश दे रखे हैं। तो अब है तो हालांकि उच्च का, पर चलो हम इसका अंश बल भी देख लेते हैं। 18 से 24 डिग्री वृद्धावस्था का है। एक मिनट। अब यहाँ लिखा है विषम और सम राशि का दे रखा है। अब ये बैठा है विषम राशि में, तो वृद्धावस्था का है। मतलब लेकिन हम यहाँ वृद्धावस्था को नहीं लेंगे, हम उसकी उच्च और नीच अवस्था को ही लेंगे, क्योंकि वो पर्टिकुलर राशि में बैठा है। ठीक है।
उसके बाद वो वृषभ में भी जा सकता है, क्योंकि कुछ विद्वान कहते हैं कि एक घर पीछे का भी फल देगा, तो लगभग ये उच्च का ही फल देगा। ठीक है, अब हमें इसमें देखना है शुभ ग्रह कौन सा है। तो हम देख रहे हैं कि लग्नेश लग्न में बैठा है, यही सबसे ज्यादा शुभता देने वाला है। फिर प्लूटो और गौतम है, लेकिन प्लूटो को हम उसमें नवग्रह में शामिल नहीं करते, क्योंकि प्लूटो जो ग्रह है बहुत ही खंड मात्र है, उसका पृथ्वी पर कोई प्रभाव नहीं है। हालांकि सौम्य और अच्छा ग्रह है, पर वो प्रभावहीन है, ज्योतिष गणना में उसको नहीं गिना जाता। ठीक है, आधुनिक साइंस उसको कुछ प्लेस देता होगा, लेकिन हमारी ज्योतिष गणना में वो शामिल नहीं होता, क्योंकि हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन नहीं है। वो तो जितने भी खगोल पिंड टूट फूट के इधर उधर से इकट्ठे हुए, उसका एक ग्रह बन गया, लेकिन वो उसका प्रभाव पृथ्वी पर न्यून रहता है, तो इसलिए उसको हम नहीं लेते, ना ही वो उसमें अपना कोई प्रकाश है, ना वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हो पाता है। तो प्लूटो को हम इसमें नहीं गिनेंगे। कुल मिला के इस कुंडली में शुभ ग्रह कौन दे रहा है फल? शुक्र दे रहा है, क्योंकि वो लग्न से है। लेकिन शुक्र की अवस्था क्या है? 25। आपने देखा 27 अंश पर उच्च का होता है, पर हम तो उच्च की बात ही नहीं कर रहे। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं 25 है, यानी है तो ये भी 24 से 30 विषम राशि में, लेकिन सम राशि में बैठा है, तो ये किसका हो गया? बालावस्था का। यानी जो व्यक्ति है उसका बाल को जैसा स्वभाव है, बालावस्था का से मतलब है बाल को जैसा स्वभाव होगा, देखने में सम्मोहक होगा। और बालावस्था से हम यहाँ पर ले सकते हैं कि बालक में कितना बल होता है। हालांकि फुर्तीला होता है, घूमता रहता है, भागता रहता है, लेकिन बहुत ज्यादा बल नहीं होता, तो बालावस्था का है। उस प्रकार से हम चीजों को ज्ञान, मतलब अगर हमें बहुत गहराई में सटीकता पे जाना है, अपने फल कथन को पूरी उस पे पारंगतता हासिल करनी है, तो हमें इनके अंश बल का ध्यान रखना होगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि राहु फिर भी उच्च का फल देगा, लेकिन सूर्य और बुध के साथ एक ग्रहण दोष बनाए बैठा है। फिर हम उसको देख रहे हैं लग्नेश को, लेकिन लग्नेश फिर भी ठीक है, क्योंकि स्वग्रही है। ठीक है, लेकिन बालावस्था का है, तो बाल को जाए। योगकारी कौन है इसमें? शनि है, क्योंकि वो नवमेश होकर पंचम में बैठा है। देखिए, जब भी कुंडली एनालाइज होगी ना, आपको इसी तरीके से पढ़ाया जाएगा। तो जहां आपके ये जो क्यूरियोसिटी है चीजों को लेकर के, या उस चीज को समझने के लिए, तो वो हम आपको कुंडली पर बता देंगे। तो हमने यहाँ देखा, क्योंकि त्रिकोणेश सदैव शुभ होते हैं, तो त्रिकोण का स्वामी जो शनि है वृषभ लगन की कुंडली में, क्योंकि हर कुंडली अलग है, आप कितनी कुंडलियों पर पढ़ेंगे? अभी तो पहले आप मूल चीजों को याद कर लो। तो फिर उसके बाद जब हमारा तृतीय जो सोपान होगा, फलित प्रकरण, उसमें हम कुंडलियों पर ही प्रैक्टिस करेंगे, जब ये सारी चीजें आपको टिप्स पर रटी हुई होंगी। पर आप देख लीजिए, मैं फिर भी समझाने का प्रयास कर रही हूँ, क्योंकि हमारे पास तो सामान्य कुंडली, कोई विशेष कुंडली तो है नहीं जिसके उच्च के ग्रह बैठे हो। अब यहाँ पर हमने देखा कि जो 10 नंबर राशि की का जो स्वामी है शनि, वो योगकारी है इस लगन इसकी कुंडली के लिए, और वो पंचम में स्थान लिए हुए है। अगर बिल्कुल अकेला बैठा तो बहुत शुभ फल देता, लेकिन ये बैठ गया मंगल के साथ, तो ये मिश्रित फल देगा, बहुत शुभ फल नहीं देगा, इसकी शुभ फल में न्यूनता आ जाएगी। तो इस प्रकार से हमें कुंडली देखने के लिए बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं। अब इसमें अगर हम एक कुंडली को देखने बैठ जाएं, तो 25 से 30 मिनट तो आपको एक ही पीरियड उसको समझाने में लग जाएंगे। तो अभी हम 2-3 दिन बाद ना चंद्रशेखर जी जो जुड़ रहे हैं हमारी कक्षा में, उनकी कुंडली को व्यक्त करेंगे और उस पर वर्णन करेंगे। लेकिन केवल हम एक की कुंडली, हर व्यक्ति की कुंडली अलग होती है, तो उससे हम केवल सीख सकते हैं एक कुंडली का अनुभव। ऐसा नहीं है कि हमने सबको सीख लिया, वो तो हमारे धीरे धीरे अनुभव से आपको आएगा। लेकिन हम आपको जब भी कुंडली रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो आपको इसी तरीके से करेंगे कि आप उसको समझते चलें कि आखिर फलादेश करना कैसे है। क्या यहाँ तक कुछ क्लियर हुआ? हम आगे बढ़ सकते हैं। हेलो। हाँ जी मैम। चलिए जी, तो हमने ये अंश बल याद कर लिया है, और मैंने पहले भी बताया था, अंश बल को ले लो, अस्तावस्था को ले लो, या उनकी बालादि अवस्थाओं को ले लो, 1 नंबर आगे पीछे आप ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। जैसे कि अब यहाँ पे 0 से 6 अवस्था कह दिया बालावस्था, लेकिन विषम राशि में। सम राशि में वह वृद्धावस्था हो गई। ठीक है, इस प्रकार से उसको मैंने आपको चित्र द्वारा बाकायदा समझा दिया है, आप उसको पढ़ लीजिएगा। अब दूसरी चीज यहाँ पर आप ये देखिए कि अगर जैसे हमने कहा कि बालावस्था के बाद कौन सी अवस्था आई? किशोरावस्था। तो किशोरावस्था में उन्होंने दिखाया 6 से 12 डिग्री।
पर जब हमने छह अवस्था का जो मान है, मतलब बालावस्था में गिन लिया, तो फिर 6 से 12 कैसे हो गई, यानी 7 से 12। तो आप एक नंबर आगे पीछे ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। ऐसे ही हम, जैसे हम माना हम कह रहे हैं कि जी बुध 13 डिग्री पर अस्त हो जाता है, तो 13 या 14 डिग्री, 12 डिग्री पर चंद्रमा अस्त हो जाता है, तो 12 या 13 डिग्री, मतलब 1 डिग्री आगे पीछे हम मान के चल सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, 1 अंश से ज्यादा नहीं। ठीक है, तो वो धीरे धीरे आप अनुभव से सीखेंगे। अभी आप जितना समझ आ रहा है उतने पर ही रहिए, उससे आगे बढ़ेंगे तो गड़बड़ भविष्य थी। चलिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हम देख लेते हैं। अच्छा, आपको मूल त्रिकोण राशि याद है? किसको याद है? हमारा समय हो गया, कहीं कक्षा मैम समाप्त तो नहीं एक हो गई? पांच और 9। एक नहीं, पांच और लेकिन 9। हमें ऐसे तो याद नहीं करनी ना, 1, 5 और 9। मैम मेष। चलो, आपने याद कर ली है तो आपको लिखने। हाँ। अम, हम्म, मेष